देखो, अब तक हमने, अगर हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की बात करें, तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में अब तक हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर को डिस्कस कर लिया है। अरिथमेटिक ऑपरेटर के बाद में हमने रिलेशनल ऑपरेटर को डिस्कस किया था। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर को डिस्कस किया। लॉजिकल ऑपरेटर के बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर को डिस्कस किया। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद में हमने कंडीशनल ऑपरेटर को डिस्कस किया था। ये 5 तरह की कैटेगरी के ऑपरेटर अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे हमारे पास ऑपरेटर आएगा कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर के बाद में हम पढ़ेंगे यूनरी ऑपरेटर, और आखिरी में हम पढ़ने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर। तो ये इस तरीके से सी के अंदर जितने भी अवेलेबल ऑपरेटर होते हैं उनकी ये लिस्टिंग होती है। हाँ, कुछ ऑपरेटर है जैसे पॉइंटर वाला डीरेफरेंस वाला ऑपरेटर है, उसको हम जब हम पॉइंटर पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। ऐसे आपका डॉट और एरो ऑपरेटर है, जब हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप पढ़ रहे होंगे तब डिस्कस करेंगे। एरे सबस्क्रिप्ट है, जब एरे पढ़ेंगे तब उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर में हमने डिस्कस किया था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस को डिस्कस किया था। रिलेशनल में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू को हमने डिस्कस किया था। लॉजिकल एंड में हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर में लॉजिकल एंड था, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट को डिस्कस कर लिया था। ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर था। कंडीशनल ऑपरेटर कुछ ऐसा होता है जिसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, क्योंकि इसको काम करने के लिए कम से कम कितने ऑपरेंड चाहिए होते हैं, 3 ऑपरेंड चाहिए होते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमा ऑपरेटर को। हालांकि इस सिंबल को हम बहुत ज्यादा, जब से शुरू किया है कोडिंग तब से हम इस कॉमा ऑपरेटर को यूज करते हुए आए हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ और बारीकी हम सीखेंगे कि किस तरीके से कॉमा ऑपरेटर काम करता है। बाकी यूनरी ऑपरेटर में हम यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, एड्रेस ऑफ एंड साइज ऑफ, इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। और बिटवाइज ऑपरेटर में जब हम डिस्कस करेंगे तो बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज नोट, बिटवाइज एक्सोर, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं कॉमा ऑपरेटर को। तो बेसिकली कॉमा ऑपरेटर का काम क्या होता है, सेपरेशन का। तो द कॉमा ऑपरेटर is used for separate the variable declaration or two or more expression। तो कॉमा ऑपरेटर का बेसिकली काम क्या होता है, सेपरेशन का काम होता है। जब हम एक साथ सिंगल स्टेटमेंट में कई सारे वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो हमें वहां पर उनको सेपरेट करना पड़ता है। तो जो हमारा कॉमा ऑपरेटर होता है वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और सेपरेशन का काम करवाता है। बाकी जो कॉमा ऑपरेटर होता है, इस कॉमा ऑपरेटर की जो प्रायोरिटी होती है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रायोरिटी ऑफ कॉमा ऑपरेटर इज लोवेस्ट अमंग ऑल द अवेलेबल ऑपरेटर। जितने भी हमारे पास अवेलेबल ऑपरेटर है, उन अवेलेबल ऑपरेटर में जो हमारे पास कॉमा ऑपरेटर होता है उसकी प्रायोरिटी सबसे कम होती है। या मैं यूं कहूं कि किसी भी एक्सप्रेशन में जब बहुत सारे ऑपरेटर एक साथ आए तो कॉमा ऑपरेटर को सबसे आखिरी में क्या किया जाएगा, सोल्व किया जाएगा। और कॉमा ऑपरेटर की जो एसोसिएटिविटी होती है, एसोसिएटिविटी ऑफ कॉमा ऑपरेटर इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कैसी होती है इसकी एसोसिएटिविटी, लेफ्ट टू राइट होती है। प्रोग्रामिंग में मोस्ट ऑफ दी जो ऑपरेटर होते हैं उनकी एसोसिएटिविटी कैसे देखने को मिलती है, हमें लेफ्ट टू राइट ही देखने को मिलती है। अब ये तो कुछ बेसिक्स बातें थी किसके रिगार्डिंग, कॉमा ऑपरेटर के रिगार्डिंग, कि ये किसका काम करता है, सेपरेशन का काम करता है। आमतौर पे हम देखते हुए आए हैं कि जब हम इस तरीके से एक सिंगल स्टेटमेंट में एक से ज्यादा वेरिएबल जब हमें डिक्लेयर करने होते हैं तब हम किसका यूज करते हैं, कॉमा ऑपरेटर का यूज करके इनको हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। लेकिन कुछ
अदर फैक्ट्स भी है जो कॉमा ऑपरेटर को क्या बनाते हैं, खास बनाते हैं। देखो कॉमा जो सिंबल होता है, ठीक है, ये कॉमा का सिंबल दो तरीके से रोल प्ले करता है। पहला रोल प्ले करता है ये एज ए सेपरेटर और दूसरा रोल प्ले करता है ये एज ए ऑपरेटर। अभी मैं आपसे पूछूं कि आपने यहां पर कॉमा ऑपरेटर को यूज किया है या कॉमा सिंबल को यूज किया है, तो आपका सिंपल सा जवाब होगा कि यहां पर हमने सिर्फ कॉमा सिंबल को यूज किया है। वो किस फॉर्म में यूज किया है, हमने एज ए सेपरेटर की फॉर्म में यूज किया है। यहां पर कहीं पर भी कॉमा ऑपरेटर की फॉर्म में कहीं पर भी नहीं आया है। तो फिर ऑपरेटर की फॉर्म में कब आता है, तो देखिए जो हमारे पास कॉमा सिंबल होता है वो दो कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, यूज होता है। पहला कॉन्टेक्स्ट कौन सा है, वर्क एज ए सेपरेटर। पहला कंटेक्स्ट कौन सा है कि ये किसकी तरह काम करेगा, एज ए सेपरेटर की तरह काम करेगा। और दूसरा कंटेक्स्ट होता है इसका वर्क एज एन ऑपरेटर। किसकी तरह काम करता है, ये ऑपरेटर की तरह काम करता है। अब ये कब तो सेपरेटर की तरह काम करेगा और कब ऑपरेटर की तरह काम करेगा, उसकी कुछ खास शर्तें होती है। तो वर्क एज ए सेपरेटर कब काम करेगा, ये सेपरेटर की तरह, मतलब अलग करना। व्हेन यूज इन वेरिएबल डिक्लेरेशन, जब आप इसको वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम पे यूज करोगे तब ये किसकी तरह काम करेगा, सेपरेटर की तरह काम करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपने इस तरीके से लिखा ए बी सी, अगर ये कॉमा ऑपरेटर ना होता तो फिर आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ता, इंट ए इंट बी एंड इंट सी। अब चूंकि कॉमा सिंबल यहाँ पर एज ए सेपरेटर की तरह काम कर रहा है, तो आप इस तरीके से सिंगल स्टेटमेंट यहाँ पर क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो पहला केस कौन सा हुआ कि आपका जो कॉमा ऑपरेटर है वो सेपरेटर की तरह कब काम करेगा, जब आपने उसको वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में यूज किया हो। दूसरा केस व्हेन वर्क इन फंक्शन, व्हेन यूज इन फंक्शन आर्ग्यूमेंट, जब आप इसको फंक्शन आर्ग्यूमेंट के टाइम पे यूज करते हो तब भी किसकी तरह काम करता है, सेपरेटर की तरह ही काम करता है। फॉर एग्जांपल जैसे आमतौर पे आप लिखते हो इस तरीके से प्रिंटफ, जैसे आपने लिखा परसेंट डी कॉमा बी, इस तरीके से अगर आपने कुछ लिखा है तो यहाँ पर ये किसकी तरह काम कर रहा है, सेपरेटर की तरह काम कर रहा है। एक प्रिंटफ फंक्शन था जो एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट ले रहा था, तो उनको सेपरेट करने के लिए हमने किसका यूज किया, कॉमा सिंबल का हमने यहाँ पर यूज किया है। तो अभी मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये प्रिंटफ कितने आर्ग्यूमेंट ले रहा है, तो आप कहोगे कि ये 3 आर्ग्यूमेंट ले रहा है। ये इसका पहला आर्ग्यूमेंट, ठीक है, उसके बाद कॉमा से आपने सेपरेट किया, ये इसका दूसरा आर्ग्यूमेंट, फिर आपने कॉमा से सेपरेट किया, ये इसका तीसरा आर्ग्यूमेंट। तो कॉमा ऑपरेटर को जब आप एज ए फंक्शन आर्ग्यूमेंट में यूज करते हो तो ये किसकी तरह काम करता है, सेपरेटर की तरह काम करता है। और तीसरे वाला केस इसका होता है व्हेन यूज्ड एज ए इनिशियलाइजर, जब आप किसकी तरह काम में लो, जब आप इसको एज ए इनिशियलाइजर की तरह काम में लो। आप इनिशियलाइजर की तरह काम में लेने का मतलब है कि मान के चलो आपने एक एरे बनाया है और उसको आप डिक्लेरेशन के टाइम पे क्या करवाना चाहते हो, वैल्यू इनिशियलाइज करवाना चाहते हो, तो उस केस में आप कॉमा का यूज करके इन इनिशियलाइजर को क्या करते हो, सेपरेट करते हो। तो तब भी ये किसकी तरह काम कर रहा होता है, सेपरेटर की तरह ही काम कर रहा होता है। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि जब हम एनुमरेशन को यूज करेंगे तो एनुमरेशन के टाइम पे भी ये एज ए सेपरेटर की तरह क्या करेगा, काम करेगा। तो ये पहला केस था किसका, कॉमा ऑपरेटर का, जहां पर ये किसकी तरह काम कर रहा था, सेपरेटर की तरह काम कर रहा था। कब, जब आप इसको वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम पे यूज करो, जब आप इसको फंक्शन आर्गुमेंट के टाइम पे यूज करो, और जब आप उसको एज ए इनिशियलाइजर की तरह काम में लो। अब नेक्स्ट जो इसका यूज होता है वो एज ए ऑपरेटर, और ये एज ए ऑपरेटर कब काम करता है, जब आप इसको किसी एक्सप्रेशन के अंदर काम में लेते हो तब। तो नेक्स्ट करते हैं वर्क एज ए ऑपरेटर, कब काम में आएगा, ये ऑपरेटर की तरह बिहेव कब करेगा, व्हेन कॉमा ऑपरेटर is used in an expression, then
इट्स वर्क एज ऑपरेटर। जब आप इसको किसी एक्सप्रेशन के अंदर यूज करते हो तब ये किसकी तरह काम करता है, ये ऑपरेटर की तरह काम करता है। ध्यान रखेंगे कि जब आप कॉमा ऑपरेटर को किसी एक्सप्रेशन के अंदर जब आप यूज करोगे तो उस एक्सप्रेशन का जो इवेल्युएशन होगा वो कैसे होगा, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि कॉमा ऑपरेटर की जो एसोसिएटिविटी होती है वो कैसी होती है, लेफ्ट टू राइट। बट एक्सप्रेशन के केस में उस कंप्लीट एक्सप्रेशन का रिजल्ट माना जाएगा राइट मोस्ट एक्सप्रेशन जो भी लिखी हुई है वो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान के चलो आपने यहाँ पर एक्सप्रेशन फर्स्ट लिखी, फिर एक्सप्रेशन सेकंड लिखी, उसके बाद आपने एक्सप्रेशन थर्ड लिखी और फिर आपने एक्सप्रेशन फोर लिखी। इस तरीके से 4 एक्सप्रेशन आपने लिखी है और उनको किससे, कौन सा ऑपरेटर यूज किया आपने, कॉमा ऑपरेटर को यूज किया है। तो जब आपने कॉमा ऑपरेटर को यूज किया है तो ये एक्सप्रेशन का इवेल्युएशन कैसे होगा, लेफ्ट टू राइट ही इसका इवेल्युएशन होगा। लेकिन इस पूरी एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट माना जाएगा वो राइट मोस्ट एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट आएगा वही इस कंप्लीट एक्सप्रेशन का क्या माना जाएगा, रिजल्ट माना जाएगा। या मैं यूं कहूं कि जब आप एक्सप्रेशन को असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में यूज करोगे तो उस केस में असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में जो भी एक्सप्रेशन कॉमा से सेपरेट करके लिखी हुई है तो वो लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट होगी। लेकिन जो आखिरी वाली जो एक्सप्रेशन है उसी का रिजल्ट वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा, जो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में रखे हुए वेरिएबल में क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा। इवेल्युएशन ऑफ expressions is done from left to right, but the rightmost expression result is written for whole expression रिजल्ट। इस कंप्लीट एक्सप्रेशन के रिजल्ट के लिए हम किसका यूज करेंगे, राइट मोस्ट एक्सप्रेशन के रिजल्ट को हम यूज करने वाले हैं। कुछ इस तरीके से इसको लिखा जाता है, कुछ ऐसे एक्सप्रेशन लिखी जाएगी जैसे एक्सप्रेशन फर्स्ट है, एक्सप्रेशन सेकंड है और एक्सप्रेशन थर्ड है। तो यहां पर होगा क्या, सबसे पहले कौन सी एक्सप्रेशन इवेलुएट होगी, एक्सप्रेशन वन, फर्स्ट एक्सप्रेशन वन इवेलुएट, उसके बाद देन एक्सप्रेशन टू इज इवेलुएट, then expression 3 is evaluate, and finally expression 3 result is return। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले एक्सप्रेशन वन को इवेलुएट किया जाएगा, फिर एक्सप्रेशन टू को इवेलुएट किया जाएगा, फिर एक्सप्रेशन थ्री को इवेलुएट किया जाएगा और फाइनली एक्सप्रेशन थ्री का जो रिजल्ट था उसी को क्या करवा दिया जाएगा, रिटर्न करवा दिया जाएगा। एग्जाम्पल से समझो इस बात को। जैसे मान के चलो मैं एक साथ ही कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं जहां से आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। जैसे आप खुद भी इन पे विचार कीजिए।
ये कुछ कोड हमारे सामने है और इन चारों कोड से हमें लगभग बातें इसकी क्लियर हो जाएगी कि ये किस तरीके से काम करता है। देखो, पहले आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, पहले वाले कोड में ए नाम का एक वेरिएबल आपने बनाया है, जिसमें फिलहाल किसी भी तरह की कोई वैल्यू नहीं रखी हुई है, मतलब फिलहाल इसके अंदर क्या रखा हुआ है, गार्बेज वैल्यू रखी हुई है। उसके बाद आपने लिखा है ए असाइन पैरेंथेसिस में 10, 20, 30। अब देखो, यहाँ पर जो ऑपरेटर आ रहे हैं वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर आ रहा है, ठीक है, पैरेंथेसिस आ रहे हैं और कॉमा ऑपरेटर आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इन तीनों में प्रायोरिटी ज्यादा किसकी है, तो आप कहोगे कि यहाँ पर पैरेंथेसिस की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। हाँ, जब पैरेंथेसिस की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है तो पैरेंथेसिस के अंदर क्या रखे हुए हैं, कॉमा रखे हुए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जब वो पैरेंथेसिस के अंदर है तो सबसे पहले किसको इवेलुएट किया जाएगा, वहां पर कॉमा को इवेलुएट किया जाएगा। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि जब एक्सप्रेशन के अंदर कॉमा आता है तो उस केस में एक्सप्रेशन का इवेल्युएशन लेफ्ट टू राइट होता है, मतलब ये इस तरीके से कोड चलेगा 10, 20, 30। अब यहाँ पर आखिरी वाली एक्सप्रेशन क्या है, 30, तो ये राइट मोस्ट एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट है वो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में रखे हुए वेरिएबल में चला जाएगा, मतलब इस केस में ए में वैल्यू क्या चली जाएगी, 30। और जब आप यहाँ से ए को प्रिंट करवाओगे तो क्या प्रिंट होगा, यहाँ से 30 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आपने लिखा है, एक वेरिएबल बनाया आपने ए, फिलहाल उसमें गार्बेज है, और फिर आपने लिखा ए असाइन 10, 20, 30। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ यहाँ पर कितने ऑपरेटर इन्वॉल्व है, तो आप बोलोगे दो ऑपरेटर इन्वॉल्व है, एक असाइनमेंट और दूसरा कॉमा। अब असाइनमेंट और कॉमा ऑपरेटर में प्रायोरिटी ज्यादा किसकी है, तो आप कहोगे असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज्यादा है, क्योंकि कॉमा ऑपरेटर तो सबसे आखिरी में नीचे नीचे बैठा है, उससे जस्ट पहले कौन बैठा आपका असाइनमेंट और कंपाउंड असाइनमेंट, और उससे पहले कौन बैठे हैं आपके टर्नरी ऑपरेटर बैठे हैं। तो इन दोनों में जब प्रायोरिटी की बात की जाएगी तो प्रायोरिटी ज्यादा किसकी है, असाइनमेंट की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो ए असाइन 10 कॉमा, जैसे कॉमा मिला उसी टाइम पे 10 किस में चला जाएगा, यहाँ पर ए में चला जाएगा, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। ऑफ कोर्स चूंकि कॉमा है तो आगे इसको सोल्व किया जाएगा, तो ऑफ कोर्स ये लेफ्ट टू राइट क्या होगा, इसका इवेल्युएशन होगा, लेकिन यहाँ पर ए में वैल्यू क्या जाएगी, 10। तो यहां से जब आप ए को प्रिंट करवाओगे तो यहां से क्या प्रिंट होने वाला है, 10 प्रिंट होने वाला है। फिर उसके बाद आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए, और उस वेरिएबल को डिक्लेरेशन के टाइम पे ही आप कुछ ऐसा स्टेटमेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हो, ए असाइन 10, 20, 30। एक बार आप सोच के देखिए कि जब आप सेम स्टेटमेंट में मल्टीपल वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करते हो तभी तो आप कॉमा ऑपरेटर का यूज करते हो, और जब मल्टीपल ऑपरेटर आप डिक्लेयर करते हो तो उनको आप उस टाइम पे इनिशियलाइज भी करवा सकते हो। आप ऐसा ही तो लिखते हो, जैसे आपने लिखा इंट ए असाइन, आपने कुछ इस तरीके से मान के चलो कि 3 वेरिएबल आप डिक्लेयर करना चाहते हो, तो आपने इस तरीके से 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए। आप चाहो तो तीनों को डिक्लेरेशन के टाइम पे इनिशियलाइज भी करवा दो, तो आपने लिखा 10, 20 और 30, इस तरीके से आप इनको इनिशियलाइज भी करवा सकते हो। लेकिन इस बार आपने स्टेटमेंट लिखा है इंट ए असाइन 10, 20, 30। तो जब यहाँ पर कंपाइलर देखेगा कि ए में वैल्यू 10 और उसके बाद उसे क्या मिलना चाहिए, दूसरे वेरिएबल का नाम मिलना चाहिए, या मैं यूं कहूं कि जब ये आगे आएगा कॉमा के बाद तो इसको 20 मिलेगा, और इस 20 को किसकी तरह ट्रीट करेगा, ये वेरिएबल नेम की तरह ट्रीट करेगा, और चूंकि 20 से तो वेरिएबल का नाम स्टार्ट हो नहीं सकता, तो इस वजह से ये क्या मिल जाएगी, हमें यहाँ पर एरर देखने को मिल जाएगी। तो जब आप इस वाले कोड को एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश करोगे तो ये एरर है, एरर कुछ ऐसी होगी कि डिक्लेरेशन टर्मिनेशन इनकरेक्टली, ऐसा कुछ एरर आपको देखने को मिलेगा। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एज ए ऑपरेटर कॉमा कब काम करता है, जब ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के बाद में आता है। जब ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के अंदर होता है तब तो ये किसकी तरह काम करता है, सेपरेटर की तरह ये काम करता है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। उसके बाद हमने 3 वेरिएबल बनाए इस कोड में, पहला वेरिएबल ए जिसमें फिलहाल गार्बेज है, दूसरा वेरिएबल बी जिसको डिक्लेरेशन के टाइम पे 5 दिया है, और तीसरा वेरिएबल सी जिसको डिक्लेरेशन के टाइम पे एट वैल्यू इनिशियलाइज करवाई है। यहाँ इस कोड में हम ये समझना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमने पैरेंथेसिस का यूज नहीं किया है। जब पैरेंथेसिस का यूज नहीं किया है तो असाइनमेंट और कॉमा ऑपरेटर में प्रायोरिटी ज्यादा किसकी है, यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। तो उस केस में हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या वाकई में ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन का इवेल्युएशन लेफ्ट टू राइट होता है क्या, क्योंकि इस वाले केस में तो ऐसा कुछ था नहीं। हमने बोला कि 10 किस में चला जाएगा, यहाँ पर ए में चला जाएगा, लेकिन क्या वाकई में ये कंप्लीट एक्सप्रेशन को इसने स्कैन किया, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि यस ऑफ कोर्स यहाँ पर कंप्लीट एक्सप्रेशन को क्या किया है, स्कैन किया। तो सबसे पहले 25 किस में चला जाएगा, ए में, यहाँ पर ए में क्या आ गया 25, फिर बी प्लस प्लस। अभी अब हम आगे पढ़ने वाले हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। जब आप बी प्लस प्लस लिखते हो, जब आप बी प्लस प्लस लिखते हो तो इसका मतलब होता है बी असाइन बी प्लस 1 की बी की वैल्यू को क्या कर दीजिए आप 1 से बढ़ा दीजिए। फिलहाल बी की वैल्यू क्या है 5, 1 से बढ़ाओगे तो कितनी हो जाएगी 6, तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। फिर आपने बोला सी प्लस प्लस, मतलब सी की वैल्यू को 1 से बढ़ा दीजिए तो 8 से कितनी हो जाएगी 9। जब आप यहाँ से
ए को प्रिंट करवाओगे तो 25 प्रिंट होगा, बी को प्रिंट करवाओगे तो 6 प्रिंट होगा और सी को प्रिंट करवाओगे तो आप यहाँ पर 9 आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से कॉमा ऑपरेटर के दो यूज हमारे पास होते हैं, पहला यूज एज ए सेपरेटर और दूसरा होता है हमारे पास एज ए ऑपरेटर। मान के चलो ऐसा कुछ कहीं पर लिखा हुआ है, प्रिंटफ सुराकू कॉमा अकेडमी। ये मैं दो कोड यहां पर लिख रहा हूं और ये दोनों कोड में आप ही को दे रहा हूं यहां पर कि एक बार आप इन पे विचार कीजिए कि क्या आउटपुट रहने वाला है। पहले वाले का आउटपुट बताइए। ऐसे दो कोड हमने लिखे, उम्मीद है आप लोगों ने इनको देखा होगा। तो देखो, सबसे पहले वाले कोड में हमने दो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखे हैं। अब पहले वाले प्रिंटफ में हमने कोमा से सेपरेट करके बेसिकली हम यूं करें कि हमने प्रिंटफ फंक्शन को दो आर्गुमेंट पास किए हैं, पहला भी स्ट्रिंग और दूसरा भी हमने क्या पास किया, यहाँ पर स्ट्रिंग पास किया। जब हमने प्रिंटफ फंक्शन को पढ़ा था तब हमने देखा था कि प्रिंटफ जो फंक्शन होता है, प्रिंटफ फंक्शन में जो पहला आर्गुमेंट होता है वो आपका स्ट्रिंग होता है और प्रिंटिंग के टाइम पे केवल और केवल आपका पहला आर्गुमेंट में लिखा हुआ कंटेंट क्या होता है, प्रिंट होता है। हाँ, उसके आगे का कंटेंट प्रिंट होगा या नहीं होगा वो इस बात पे डिपेंड होता है कि आपने यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज किया है या नहीं किया है। तो देखो, यहां से जब प्रिंट है सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, यहां से सुराकू प्रिंट हुआ और सुराकू प्रिंट होने के बाद में आपने कोमा कोमा से सेपरेट किया। अब ये आगे जाएगा ही नहीं, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पर आपने किसी भी तरह का फॉर्मेट स्पेसिफाइड लिखे, ये कमांड नहीं दी है कि कोमा के बाद से किसी ऑपरेंड की वैल्यू आप उठा के लेके आइए। अगर आप यहां पर %s फॉर्मेट स्पेसिफाइड लिखते तो फिर उस केस में अकेडमी यहां से प्रिंट हो जाता। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस दूसरे वाले प्रिंटफ फंक्शन में आपने कितने आर्गुमेंट पास किए हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि दूसरे वाले प्रिंटफ फंक्शन को हमने केवल एक ही आर्गुमेंट पास किया है। पहले वाले प्रिंटफ को कितने आर्गुमेंट पास किए थे, दो आर्गुमेंट पास किए थे। ये पहला आर्गुमेंट, ये आपका पहला आर्गुमेंट था प्रिंटफ को, उसके बाद कॉमा से सेपरेट किया और ये इसका दूसरा आर्गुमेंट था। लेकिन दूसरे वाले प्रिंटफ को आप केवल और केवल एक ही आर्गुमेंट पास कर रहे हो। अरे ये प्रिंटफ फंक्शन और इस प्रिंटफ फंक्शन को आप कितने आर्गुमेंट पास कर रहे हो, एक ही आर्गुमेंट तो आप पास कर रहे हो। हाँ, उस एक आर्गुमेंट के अंदर आपने एक एक्सप्रेशन लिख दी है, किससे सेपरेट करके, कोमा से सेपरेट करके। अब जब एक्सप्रेशन कोमा से सेपरेट होती है तो उसका रूल हमें पता है कि इवेल्युएशन कैसे होता है, लेफ्ट टू राइट इसका इवेल्युएशन होता है। लेकिन जो राइट मोस्ट एक्सप्रेशन होती है वही उस एक्सप्रेशन का फाइनल रिजल्ट माना जाता है। दैट मीन्स ये वाला जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। तो और यहां से क्या प्रिंट हो जाएगा, अकेडमी प्रिंट हो जाएगा। अगर दोनों को आपको अलग अलग लाइन में चाहिए तो आप कहीं पर भी बैकस्लैश एन का यूज कर लेना। उसके बाद यहां पर आपने चार वेरिएबल बनाए, ए बी सी और सम। चार वेरिएबल आपने बनाए, ए बी सी और सम, और फिलहाल चारों में क्या रखा हुआ है, गार्बेज वैल्यू रखी हुई है। फिर उसके बाद आपने कॉमा से सेपरेट करके एक एक्सप्रेशन लिखी है कि सम असाइन, उसके बाद पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर आपने कॉमा से सेपरेट करके एक एक्सप्रेशन लिखी है। तो हमें पता है
कि असाइनमेंट और जो पैरेंथेसिस है उनमें प्रायोरिटी ज्यादा किसकी है, पैरेंथेसिस की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो सबसे पहले इस वाले पार्ट को इवेलुएट किया जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या किया है, बहुत सारी एक्सप्रेशन लिखी है, किससे सेपरेट करके, कॉमा से सेपरेट करके, और जब बहुत सारी एक्सप्रेशन आपने कॉमा से सेपरेट करके लिखी है तो a प्लस बी प्लस सी का जो भी रिजल्ट आएगा वो किस में चला जाएगा, यहाँ पर सब में चला जाएगा। लेकिन उससे पहले इसका इवेल्युएशन कैसे होगा, लेफ्ट टू राइट इसका इवेल्युएशन होगा। तो आपने बोला a असाइन 10, तो a में वैल्यू क्या चली जाएगी 10, फिर बोला b असाइन 20, तो b में वैल्यू क्या चली जाएगी 20, फिर बोला c असाइन 30, तो c में वैल्यू क्या चली जाएगी 30, फिर आपने बोला a प्लस बी प्लस सी, तो बताओ a में क्या है 10 प्लस 20 प्लस 30 कितना हुआ 60, तो इस पूरी एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आया यहाँ से 60, और ये 60 किस में चला जाएगा आपका सम में चला जाएगा, तो सम में वैल्यू क्या आई 60। उसके बाद आपने 4 बार परसेंट डिफॉर्मेट स्पेसिफाई का यूज करके ए बी सी और सम की वैल्यू को आपने प्रिंट करवाया है। सेपरेट करने के लिए आपने व्हाइट स्पेस कैरेक्टर बैकस्लैश टी का यूज किया है, मतलब एक टेप जितना स्पेस आपको देखने को मिल जाए, तो यहां से आउटपुट आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब मान के चलो अगर ये कॉमा ऑपरेटर ना होता, अगर ये कॉमा ऑपरेटर ना होता तो इसी काम को करने के लिए मुझे 4 स्टेटमेंट लिखने पड़ते। पहले मैं लिखता ए असाइन 10, बी असाइन 20, सी असाइन 30 एंड सम असाइन ए प्लस बी प्लस सी। अरे बेसिकली ये इन 4 स्टेटमेंट जो ये काम कर रहे थे वही तो ये वाला स्टेटमेंट काम कर रहा है कि सबसे पहले ए को वैल्यू क्या असाइन करवा रहे हैं 10, फिर बी को वैल्यू 20, फिर सी को वैल्यू 30, फिर ए प्लस बी प्लस सी, ये जो एक्सप्रेशन है इसके रिजल्ट को किसको असाइन करवा रहे हैं सम को। तो ऐसा ही हमने यहाँ पर लिखा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कॉमा ऑपरेटर का यूज करके इस तरीके से एक्सप्रेशन को हम इवेलुएट करवा सकते हैं। मैं एक और कोड यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, और मैं इस बार उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल कॉपी पेन उठाएंगे और आप इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इस टाइप की एक्सप्रेशन हमारे पास लिखी हुई है, ठीक है, और अब हमें इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, इवेलुएट करना है। तो एक बार आप कोशिश कीजिए कि इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आने वाला है। देखो यहां पर हमने टोटल 5 वेरिएबल बनाए हैं, ए बी सी पी एंड क्यू। यहाँ पर ए को डिक्लेरेशन के टाइम पे 0 दिया है, बी को भी 0 एंड सी को भी 0, और फिलहाल पी और क्यू में अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल है, तो यहाँ पर क्या रखा हुआ है, गार्बेज वैल्यू रखी हुई होगी। फिर आपने स्टेटमेंट लिखा है पी असाइन, और वही सेम आपने पैरेंथेसिस का यूज किया है और कोमा से सेपरेट करके आपने बहुत सारी एक्सप्रेशन लिखी है। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को कैसे इवेलुएट करते हैं ये बात हमें पता है। तो सबसे पहले लिखा आपने ए असाइन ए प्लस 10, तो बताओ ए में क्या है 0, 0 प्लस 10 कितना हुआ 10, किस में चला जाएगा ए में, ए की यहाँ से नई वैल्यू क्या होगी 10। फिर आपने बोला बी असाइन बी प्लस 5, दैट मीन 0 प्लस 5, तो बी की नई वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 5। फिर आपने बोला सी असाइन ए प्लस बी, बताओ ए में क्या है 10, बी में क्या है 5, 10 प्लस 5 15, किसको दे दो सी को, तो सी की नई वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 15। और फिर आपने बोला 5 प्लस सी, तो 5 प्लस सी, सी में वैल्यू क्या है 15, कितना हुआ 20, तो ये इसकी राइट मोस्ट एक्सप्रेशन है। तो ये 20 जो होगा वो किस में चला जाएगा पी में, तो पी की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी।
उसके बाद आपने बोला क्यू असाइन बी असाइन और उसके बाद आपने पैरेंथेसिस के अंदर एक्सप्रेशन को लिखा है। तो कोई बात नहीं, हमें चेन असाइनमेंट का भी तो पता है। जब हम लिखते हैं ए असाइन बी असाइन सी असाइन 10, तो ये चेन असाइनमेंट होता है। सबसे पहले 10 किस में जाएगा, सी में, फिर सी की वैल्यू किस में जाती है, बी में, और फिर बी की वैल्यू किसको मिलती है, यहाँ पर ए को मिलती है। तो ऐसा ही होगा कि यहाँ से जो भी इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा वो किसको मिलेगा, बी को, और फिर बी की वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, क्यू को असाइन हो जाएगी। बहरहाल हम चलाते हैं इसको a+5। बताओ ए में क्या है, 10, 10+5 15। तो यहाँ से इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या मिला हमें, 15। लेकिन कहीं पर भी हम इसको यूज नहीं कर रहे तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर बोला बी असाइन b+2। बताओ बी में क्या है, 5, 5+2 7। तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट 7 आया, जो किसको मिल जाएगा, बी को। तो बी की नई वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, 7। फिर बोला c+a। बताओ c में क्या है, 15, a में क्या है, 10, 15 + 10 25। तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या मिला, 25। लेकिन हमने इसको कहीं पर भी यूज नहीं किया। आगे बढ़ेंगे। b असाइन p+5। बताओ p में क्या है, 20+5, 20+5 25। किसको दे दो, b को। तो b की नई वैल्यू यहाँ से क्या हो गई, 25। और यहां से जो कंप्लीट एक्सप्रेशन का रिजल्ट 25 आया, ये 25 असाइन होगा जो किसको मिल जाएगा, बी को। दैट मींस अगेन बी की वैल्यू ओवरराइट होकर क्या हो जाएगी, 25। और फिर बी की वैल्यू किसको मिलेगी, क्यू को। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 25 हो जाएगी। उसके बाद आपने 5 बार परसेंट डिफॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करके ए बी सी पी क्यू की वैल्यू आपने प्रिंट करवाई है। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या प्रिंट होने वाली है, तो आपका होगी 10। बी की वैल्यू क्या प्रिंट होने वाली है, तो आपका होगी बी की आखिरी वैल्यू 25 है, सी की लास्ट वैल्यू यहाँ से 15, पी की वैल्यू यहाँ से आपको 20 देखने को मिलेगी, और क्यू की वैल्यू यहाँ से आपको 25 देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोमा ऑपरेटर को लेके ये सारा रायता हम फैला सकते हैं। तो बेसिकली कोमा ऑपरेटर के दो तरह के यूज होते हैं, या तो वो सेपरेटर की तरह काम करेगा या फिर वो ऑपरेटर की तरह काम करेगा। सेपरेटर की तरह काम कब करेगा, या तो वो जब किसी वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में आ रहा हो, या वो फंक्शन आर्गुमेंट में आ रहा हो, या फिर वो कहीं पर भी एज ए इनिशियलाइजर की फॉर्म में आ रहा हो। अब वो इनिशियलाइजर की फॉर्म में एरे इनिशियलाइजेशन में भी आ सकता है। आगे जाके जब हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप देखेंगे तो वहां पर भी वो एज ए इनिशियलाइजर की फॉर्म में आ सकता है। या मैं यूं कहूं कि जब हम किसी एक वेरिएबल को मल्टीपल वैल्यू असाइन करवाते हैं, जो उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे एरे हमारे पास क्या करता है कि मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने में कैपेबल है, ऐसे जब हम स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल बनाएंगे तो वो भी क्या होगा, मल्टीपल वैल्यू को एक साथ स्टोर करने में क्या होता है, कैपेबल होता है। तो उस केस में हम उसको एज ए इनिशियलाइजर की तरह यूज करेंगे। तब वो किस फॉर्म में रहता है, कॉमा ऑपरेटर आपका हमेशा सेपरेटर की फॉर्म में रहता है। लेकिन जब आपका कॉमा ऑपरेटर किसी एक्सप्रेशन के अंदर आता है तो फिर वो किस फॉर्म में चला जाता है, आपका ऑपरेटर की फॉर्म में चला जाता है। जब वो किसी एक्सप्रेशन में आता है तो एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन हमेशा कैसे होगा, लेफ्ट टू राइट उसका इवैल्यूएशन होगा। लेकिन उस पूरी एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होगा वो क्या माना जाएगा, उस गिवन एक्सप्रेशन में जो राइट मोस्ट एक्सप्रेशन है उसका जो रिजल्ट है वही उस कंप्लीट एक्सप्रेशन का क्या माना जाएगा, रिजल्ट माना जाएगा। उसके बाद हमने कुछ केस भी देखे थे कि अगर हम यहाँ पैरेंथेसिस नहीं लगाते तो क्या होता है। जब पैरेंथेसिस हम नहीं लगाते तो उस केस में कॉमा और असाइनमेंट में प्रायोरिटी ज्यादा असाइनमेंट की हो जाती है। इसलिए उसके आगे वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने से पहले पहली वाली वैल्यू किस में असाइन हो जाती है, असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में रखे हुए वेरिएबल में असाइन हो जाती है। लेकिन ऑफ कोर्स जब आप पैरेंथेसिस नहीं लगाते तो भी इस कंप्लीट एक्सप्रेशन का जो इवैल्यूएशन होता है वो लेफ्ट टू राइट ही होता है। तो ये कहानी थी हमारे पास किसकी, कॉमा ऑपरेटर की। अब हम बात करते हैं यूनरी ऑपरेटर की। देखो उससे पहले भी हमने यूनरी ऑपरेटर को डिस्कस करके आए हैं। जैसे हमने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा था तो वहां पर लॉजिकल नोट को हमने देखा था। तो लॉजिकल नोट भी कैसा था, हमारे पास यूनरी ऑपरेटर था। और ये बात हमें बहुत भली भांति पता है कि जब भी हम ऑपरेटर को ऑपरेंड के बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं तो 3 तरह के ऑपरेटर हमें देखने को मिलते हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। ऐसे ऑपरेटर जिन्हें काम करने के लिए एक ऑपरेंड चाहिए वो यूनरी, जिन्हें 2 ऑपरेंड चाहिए बाइनरी, और जिन्हें 3 ऑपरेंड चाहिए होता है वो टर्नरी। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यूनरी ऑपरेटर की। यूनरी ऑपरेटर किनको बोलेंगे, ऑपरेटर दैट रिक्वायर्स ओनली वन ऑपरेंड इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। तो यहाँ पर कुछ यूनरी ऑपरेटर हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे यहाँ आपका मैं ऑपरेटर लिख देता हूं और इस ऑपरेटर का मीनिंग क्या रहने वाला है। जैसे ये प्लस, तो इसको हम बोलेंगे यूनरी प्लस ऑपरेटर। इसको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर में भी डिस्कस करके आए थे, लेकिन वहां पर ये किस फॉर्म में था, एडिशन की फॉर्म में था, क्योंकि 2 ऑपरेंड के साथ में ये आ रहा था। फिलहाल अभी एक ऑपरेंड के साथ में आएगा तो ये यूनरी प्लस कहलाएगा। ऐसे ये आपका यूनरी माइनस होगा। उसके बाद हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे।
एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के बाद में हम जो साइज ऑपरेटर है उसको डिस्कस करेंगे। जो हमारा साइज ऑपरेटर होता है वो हमें एज ए कीवर्ड की फॉर्म में मिलता है, साइज ऑफ ऑपरेटर की फॉर्म में, साइज ऑफ कीवर्ड की फॉर्म में मिलता है। उसके बाद हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे और आखिरी में हम यहाँ पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये कौन से हमारे पास कुछ यूनरी ऑपरेटर है। हालांकि जैसे हम लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा था तो वहां पर लॉजिकल नोट भी यूनरी ऑपरेटर था, जिसको वहां डिस्कस कर लिया था। आगे चल के जब हम बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ेंगे तो वहां पर हमें बिटवाइज नोट भी देखने को मिलेगा, लेकिन बिटवाइज नोट को हम बिटवाइज ऑपरेटर के साथ में डिस्कस करेंगे। अब जो आपका यूनरी प्लस और यूनरी माइनस होता है, मैं इनको साथ ही लिख देता हूं, यूनरी प्लस एंड यूनरी माइनस। क्या काम होता है यूनरी प्लस और यूनरी माइनस का? तो these operator are used for indicating or changing algebraic sign of एक्सप्रेशन और वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल या एक्सप्रेशन का हमें अल्जेब्रिक साइन इंडिकेट करवाना है या चेंज करवाना है, तब हम किसका यूज करते हैं? यूनरी प्लस और यूनरी माइनस ऑपरेटर का यूज करेंगे। ध्यान रखना, यूनरी प्लस और यूनरी जो माइनस ऑपरेटर है, यहाँ पर यूनरी प्लस का रोल इतना नहीं होता है, क्योंकि जब भी हम किसी वैल्यू को इंडिकेट करवाने की बात करते हैं तो जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो बाय डिफॉल्ट बिना किसी साइन के होती है, तो वहां पर यूनरी प्लस का इतना रोल नहीं रह जाता। लेकिन अगर हमें किसी नंबर को एज ए नेगेटिव इंडिकेट करवाना है, तब हम किसका यूज करते हैं? यूनरी माइनस का हम यूज करेंगे। और यूनरी माइनस की तो और खास बात है कि ये किसी के साथ में आ जाता है तो उसका अलजेब्रिक साइन चेंज कर देगा। जैसे पॉजिटिव के साथ में आ गया तो उसको नेगेटिव बदल देगा, और अगर नेगेटिव के साथ में आएगा तो उसको किस पे कन्वर्ट कर देगा? ये पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो यूनरी प्लस इंडिकेट द पॉजिटिव नंबर। किसको इंडिकेट करते हैं? ये पॉजिटिव नंबर को इंडिकेट करते हैं। जैसे आपने लिखा इंट ए असाइन 10, और फिर आप लिखते हो printf %d, और फिर आपने लिखा प्लस ए। ठीक है, तो यहां से क्या आउटपुट आएगा? 10। ठीक है, ध्यान रखना ये प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, अगर इसको पॉजिटिव वाले साइन को प्रिंट करवाना है तो फिर हमें एज ए प्लस फ्लैग का यूज करना पड़ता है। ठीक है, वो उसको किस तरीके से यूज करते हैं हमने प्रिंट फंक्शन में बहुत भली बात है उसको समझ रखा है। हाँ, अगर आप चाहो तो इसकी जगह भी ऐसा लिख सकते हो, इंट ए असाइन प्लस 10। तो ये भी क्या बताएगा कि जो आपका 10 है वो कैसा नंबर आपका? पॉजिटिव नहीं लिखोगे तो भी बाय डिफॉल्ट नंबर कैसा है आपका? पॉजिटिव माना जाएगा। यहाँ कंफ्यूज मत हो ना, जो कंपाउंड असाइनमेंट होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, कंपाउंड असाइनमेंट में जो आपका पॉजिटिव का जो प्लस का जो सिंबल होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर से पहले आता है। यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद में आ रहा है, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि 10 आपका कैसा है? पॉजिटिव वैल्यू है। और जो आपका नेगेटिव यूनरी माइनस होता है, यूनरी माइनस इंडिकेट नेगेटिव नंबर एंड ऑल्सो चेंज दी साइन। ये तो क्या करता है? साइन भी क्या कर देता है? चेंज कर देता है। कैसे साइन चेंज करेगा? आपका पॉजिटिव है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? ये नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है। और अगर आपका नेगेटिव है तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? ये पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। जैसे आपने लिख रखा है इंट ए असाइन 10 एंड बी असाइन -10, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब यूनरी प्लस इसके साथ में है, ये पॉजिटिव नंबर है। यहाँ पर आपने माइनस का यूज किया, इसका मतलब अब आपका ये नंबर कैसा है? नेगेटिव है। फिर मान के चलो आपने कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिखा, %d एंड ए। लिखा आपने printf %d एंड -a। आपने लिखा printf %d एंड p, printf %d एंड -p। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपने दो वेरिएबल बनाए।
पहला वेरिएबल ए बनाया है जिसमें वैल्यू है आपके पास 10 और दूसरा वेरिएबल बी जिसमें वैल्यू आपने रखी है -10। 4 प्रिंटफ आपने लिखे हैं। पहला प्रिंटफ आपने लिखा है कि %d की जगह किसकी वैल्यू प्रिंट करवा दो, ए की वैल्यू। बताओ ए की वैल्यू क्या है, -10, सॉरी 10, तो यहां से क्या प्रिंट हो जाएगा 10। उसके बाद आपने बोला %d -a, तो ध्यान रखना यहां से ये माइनस का सिंबल है और उसके बाद ए की वैल्यू क्या है 10, तो यहां से क्या प्रिंट हो जाएगा -10 प्रिंट हो जाएगा। ध्यान रखना ए में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं होगा। कब तक नहीं होता, जब तक असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में वापस इस वेरिएबल को आप नहीं लिखोगे। मतलब अगर आप ए को -10 करना चाहते हो तो उसका केवल और केवल यही रास्ता है कि आप ए असाइन -a लिखो। जब तक आप ये नहीं लिखोगे तब तक ए में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं होगा। आपने तो सिर्फ यहाँ पर ये बोला है कि ए में जो भी वैल्यू थी, ठीक है, उसका क्या कर दीजिए, आप नेगेटिव कर दीजिए। अब ए में वैल्यू क्या थी 10, उसका आपने नेगेटिव किया तो क्या हो गया यहाँ पर -10 हो गया। फिर आपने बी की वैल्यू को प्रिंट करवाया, तो बताओ बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर -10, तो यहाँ से -10 प्रिंट हो जाएगा। फिर आपने बोला कि बी की वैल्यू का क्या कर दो, नेगेशन कर दो, माइनस कर दो। तो बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर -10, उसका क्या करना आपको नेगेटिव। तो हमें पता है कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से पॉजिटिव और ये +10 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या प्रिंट हो जाएगा 10 प्रिंट हो जाएगा। क्या बी में कोई चेंजेस होगा, नहीं, बी में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होगा। बी में चेंजेस करने के लिए आपको ऐसा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, तभी बी की वैल्यू नेगेटिव से क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूनरी प्लस और यूनरी माइनस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। अगला ऑपरेटर आता है हमारे पास एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ये एम्परसेंड वाला सिंबल इसके लिए होता है। क्या काम होता है, सिंपल सा काम है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का, एड्रेस को रिटर्न करने का। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर रिटर्न एड्रेस। एड्रेस को हम क्या बोल सकते हैं, मेमोरी लोकेशन, लोकेशन ऑफ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल की अगर हमें मेमोरी लोकेशन पता लगानी है, या मैं यूं कहूं कि वो वेरिएबल मेमोरी में किस लोकेशन पे बैठा है, तो आप उस वेरिएबल के नाम से पहले क्या लगा दीजिए, आप एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा दीजिए। जैसे मान के चलो आपने एक वेरिएबल बनाया ए और उसमें वैल्यू आपने दी है 23, तो ये मेमोरी में कहीं ना कहीं आपका ए बना होगा। इसकी वैल्यू क्या है, आपने 23 और मान के चलो कि उसका एड्रेस आपने लिखा है 1860। ये हमने अजम्पशन लिया है, जब आप एक्चुअल में से प्रिंट कराओगे तो यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू आ सकती है। तो हम यहां से ए को क्या बोलते हैं, नेम ऑफ वेरिएबल। तो ए क्या है यहाँ पर, नेम ऑफ वेरिएबल। 1860 क्या है, एड्रेस, एड्रेस या लोकेशन ऑफ ए, एंड 23 इज वैल्यू ऑफ ए। ये क्या है, यहाँ पर ए की वैल्यू है, या वैल्यू ऑफ वेरिएबल, या एड्रेस या लोकेशन ऑफ वेरिएबल। अगर आपको किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अगर आपको फेच करनी है तो सिंपली आप क्या लिखते हो, वेरिएबल का नाम लिखते हो। अगर आप कहीं पर भी सिंपल वेरिएबल का नाम लिखते हो तो उसके अंदर रखा हुआ कंटेंट आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आपको किसी भी वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन चाहिए तो उस वेरिएबल के नाम से पहले आप क्या लगा दीजिए, एम्परसेंड वाला सिंबल। और जैसे आप उस वेरिएबल के नाम से पहले एम्परसेंड वाला सिंबल लगाओगे तो वो कौन सा ऑपरेटर बनेगा, आपका एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, और वो आपको फेच करके लाके दे देगा इसकी मेमोरी लोकेशन। तो यहाँ से क्या फेच होके आएगा 23 और यहाँ से क्या फेच होके आएगा 1860। हालांकि इसका जो यूज होगा वो हमें पॉइंटर के साथ में देखने को मिलेगा। तो जब हम पॉइंटर को डिस्कस कर रहे होंगे तब हमें पता चलेगा कि वहां पर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का कितना बड़ा रोल होता है। अभी आपको सिर्फ इतना सा समझना है कि किसी भी वेरिएबल के नाम से पहले अगर हम एम्परसेंड वाला सिंबल लगा देते हैं तो वो कौन सा ऑपरेटर बन जाता है, आपका एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, और वो उस पर्टिकुलर वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन आपको फेच करके लाके दे देगा। अगर आपको मेमोरी लोकेशन को प्रिंट करवाना है तो प्रिंट मेमोरी लोकेशन 10% p फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज। फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज है, ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है, ये कोई गोल्डन रूल नहीं है कि आपको %p फॉर्मेट स्पेसिफायर ही आपको यूज करना है। लेकिन रिकमेंडेशन ये होता है कि आप किसका यूज करना चाहिए, %p फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये एड्रेस को प्रिंट करता है, प्रिंट एड्रेस इन हेक्साडेसिमल फॉर्म। हेक्साडेसिमल फॉर्म में ये क्या करेगा, या नोटेशन में ये क्या करेगा,
एड्रेस को प्रिंट करता है और आमतौर पे जो मेमोरी लोकेशन होती है वो हेक्साडेसिमल की फॉर्म में होती है। बाकी अगर आप चाहो तो %u का यूज भी कर सकते हो। इसका मतलब होगा कि आप उसको किस फॉर्म में प्रिंट करवाना चाह रहे हो, अनसाइंड इंट की फॉर्म में आप प्रिंट करवाना चाह रहे हो। और आप चाहो तो %d का भी यूज कर सकते हो, लेकिन जब आप %d का यूज करोगे तो उस केस में जो आपको मेमोरी लोकेशन मिलेगी वो हमेशा नेगेटिव में मिलेगी। ठीक है, नेगेटिव, और उसके बाद कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पर आ रही होगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आमतौर पर जो मेमोरी लोकेशन होती है, कितने बाइट मेमोरी आपको मिलेगी, वो इस बात पर डिपेंड होती है कि आपका अनसाइंड इंटीजर की रेंज क्या है। जितनी आपकी अनसाइंड इंटीजर की रेंज होगी उसके अकॉर्डिंग आपको रैम में मेमोरी मिलती है। जैसे मैं 16 बिट कंपाइलर की बात करूं तो 16 बिट कंपाइलर में आपका जो अनसाइंड इंट होता है वो 2 बाइट का होता है, और उसकी जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक होगी, 0 से लेकर 65535 के बीच में होगी। जब भी आप 16 बिट कंपाइलर में जो एड्रेस को प्रिंट करवाओगे तो हमेशा 0 से 65535 के बीच में ही आपको क्या मिलता है, मेमोरी लोकेशन देखने को मिलती है। अगर आप %u फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हो तब। अगर आपने %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज किया तो उस केस में गड़बड़ ये होती है कि %d जो होता है वो साइन इंटीजर के लिए काम करेगा, और साइन इंटीजर के लिए काम करेगा तो साइन इंटीजर की जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है, -32768 से लेके 32767 तक ये इसकी रेंज होती है। और मान के चलो जो मेमोरी लोकेशन है वो कुछ ऐसी आ रही है 45,318 ये वाली है, तो ये तो इस रेंज में आएगी नहीं, तो फिर वो क्लॉक वाला जो सिंबल होता है वापस से वो वैल्यू क्या हो जाती है, रिवर्स होके आपको माइनस, और उसके बाद में कुछ ना कुछ वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। तो बहरहाल आपको इन चीजों में नहीं उलझना है। जब भी आप मेमोरी लोकेशन को प्रिंट करवाओ तो या तो आप किसका यूज कीजिए, %p फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज कीजिए, सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि यहां से जो एड्रेस मिलेगा वो आपको हेक्साडेसिमल नोटेशन में मिल जाएगा। या फिर अगर आप समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहो तब आप किसका यूज कर लीजिए, %u फॉर्मेट स्पेसिफायर का आप यूज कर लीजिए। जो अगला ऑपरेटर आता है हमारे पास वो आता है साइज ऑफ ऑपरेटर। क्या काम होता है इसका, साइज बताने का, कि साइज ऑफ ऑपरेटर रिटर्न साइज ऑफ वेरिएबल लिटरल एंड एक्सप्रेशन इन बाइट्स। ठीक है, कोई भी वेरिएबल मेमोरी में कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, कोई भी लिटरल जब मेमोरी में जाएगा तो कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, कोई भी एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन का रिजल्ट मेमोरी में कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। अगर आपको ये पता लगाना है तब आप किसका यूज करते हो, साइज ऑफ ऑपरेटर का आप यूज करते हो। और हमेशा जब ये साइज रिटर्न करके देता है तो किस फॉर्म में रिटर्न करके देगा, ये बाइट्स की फॉर्म में रिटर्न करके देगा। एक चीज आपको और इसके रिगार्डिंग ध्यान में रखनी चाहिए कि जो आपका साइज ऑफ ऑपरेटर होता है इसको हम कंपाइल टाइम ऑपरेटर भी बोलते हैं। द साइज ऑफ ऑपरेटर इज कंपाइल टाइम ऑपरेटर। कंपाइल टाइम ऑपरेटर, अब इस बात के क्या मायने हैं अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसको हम कंपाइल टाइम ऑपरेटर क्यों बोलते हैं। और एक बात और इस लगे हाथ इसके रिगार्डिंग आपको देख लेनी चाहिए कि द साइज ऑफ नेवर एग्जीक्यूट एनी एक्सप्रेशन। अगर साइज ऑफ के पैरेंथेसिस में अगर आपने कोई एक्सप्रेशन पास कर दी तो वो एक्सप्रेशन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती। क्यों एग्जीक्यूट नहीं होती वो भी अभी देख लेंगे हम। तो आमतौर पे इसको जब हम यूज करते हैं तो यूज करने का सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है, आपको लिखना होता है साइज ऑफ, कीवर्ड है सब कुछ स्मॉल में है। आप चाहो तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए, डेटा टाइप आप सीधा सीधा लिख दीजिए। अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप वेरिएबल भी मेंशन कर सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन भी आप मेंशन कर सकते हो, जैसी आपकी सहूलियत है उस सहूलियत के अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हो। ध्यान रखेंगे जो पैरेंथेसिस आपने लगाया है तो पैरेंथेसिस लगाने से वो इस बात की गारंटी नहीं कि आपका साइज ऑफ क्या है, यहाँ पर फंक्शन है। तो कई जगह ये मिसकंसेप्शन होता है कि साइज ऑफ क्या है, ऑपरेटर ना होकर फंक्शन है। भैया फंक्शन नहीं है, जो पैरेंथेसिस होते हैं वो ऑप्शनल भी होते हैं। पैरेंथेसिस केवल और केवल डेटा टाइप के केस में यहाँ पर कंपलसरी है, बाकी आप वेरिएबल और एक्सप्रेशन लिखना चाहो तो उस केस में पैरेंथेसिस क्या होते हैं, आपके ऑप्शनल होते हैं। तो पैरेंथेसिस are optional in case of variable and
एक्सप्रेशन, वेरिएबल और एक्सप्रेशन के केस में आपके पैरेंथेसिस क्या होते हैं, ऑप्शनल होते हैं, लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है। मैं इस वाली बात को एक बार समझा देता हूं, ठीक है, कि कंपाइल टाइम ऑपरेटर इसको हम क्यों बोलते हैं। मान के चलो आपने कोई भी एक कोड दिया, ये मेन फंक्शन है, और इस मेन फंक्शन में आपने कुछ ऐसा लिखा, प्रिंट है %d एंड साइज ऑफ इंट, ऐसा आपने कहीं पर भी लिखा है। तो साइज ऑफ ऑपरेटर का इतना सा काम होता है कि कंपाइल टाइम पे इसकी जगह क्या वैल्यू आएगी, इस पूरे स्टेटमेंट को उस वैल्यू से क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। और ये काम कब हो जाता है, कंपाइलेशन के टाइम पे। क्योंकि कोई भी वेरिएबल, कोई भी डेटा टाइप या कोई भी एक्सप्रेशन मेमोरी में कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, इस बात का डिसीजन तो आपका कंपाइलर ही तो लेगा। तो कंपाइलेशन के टाइम पे इस एक्सप्रेशन की जगह जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा। जैसे मान के चलो कि 16 बिट कंपाइलर में जो आपका इंटीजर है वो 2 बाइट लेगा तो 2 आ जाएगा, और अगर आप 32 बिट आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हो तो वहां पर आपका जो इंटीजर होता है वो 4 बाइट का होता है तो 4 आ जाएगा। और उसके बाद जब आप ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा होगा उस केस में %d की जगह अगर 2 है तो 2 प्रिंट हो जाएगा, और 4 है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, 4 प्रिंट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, जैसे आपने लिखा प्रिंट %d, और यहाँ पर मान के चलो आपने 6 लिखा है, तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है? तो आपका जवाब होगा यस, बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है। हमने प्रिंटफ के टाइम पे भी डिस्कस किया था कि आप यहाँ पर वेरिएबल लिखो, लिटरल लिखो, एक्सप्रेशन लिखो, कांस्टेंट लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा यह है कि यहाँ पर आपने फॉर्मेट स्पेसिफाइड लिखा है, इस फॉर्मेट स्पेसिफाइड की जगह यहाँ पर रखे हुए कंटेंट को क्या करवा दिया जाएगा, प्रिंट करवा दिया जाएगा। तो आपने लिखा साइज ऑफ इंट, तो ड्यूरिंग कंपाइलेशन इसकी जगह क्या आ जाएगा, 2, और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन %d की जगह ये 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। और इसका सबसे ज्यादा यूज हम कहाँ देखने को मिलता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के टाइम पे हमें साइज ऑफ ऑपरेटर का भर भर के यूज वहां पर देखने को मिलता है। और जब हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप पढ़ रहे होते हैं तो उस केस में भी हमें कई बार साइज ऑफ ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट वहां पर होती है। और साइज ऑफ जो होता है वो कभी भी किसी एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट नहीं करवाता है। इस बात को भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे मान के चलो आपने एक वेरिएबल बनाया है a, और उसको वैल्यू दिया आपने 5, और फिर आपने लिखा है प्रिंट %d साइज ऑफ a प्लस प्लस, और फिर आपने लिखा प्रिंट %d, और इसकी जगह आपने किसकी वैल्यू प्रिंट करवा दी, a की वैल्यू को आपने प्रिंट करवाया। तो यहां पर आपने एक वेरिएबल बनाया a, और a को डिक्लेरेशन के टाइम पे वैल्यू क्या दिया आपने, 5। उसके बाद आपने %d की जगह साइज ऑफ और a प्लस प्लस एक एक्सप्रेशन आपने इसके अंदर लिखी है। तो ध्यान रखना, साइज ऑफ ऑपरेटर कभी भी किसी एक्सप्रेशन को इवेलुएट नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसका जो रिजोल्व होने वाला कार्यक्रम है वो तो कब हो जाएगा, कंपाइलेशन के टाइम पे हो जाएगा। ये सिर्फ इतना सा बताएगा कि ये ए टाइप का वेरिएबल मेमोरी में कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। तो बताओ ए का नेचर कैसा है, इंटीजर, और इंटीजर मेमोरी में कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। तो आप कहोगे कि इंटीजर अकॉर्डिंग टू आर्किटेक्चर, अगर हम 16 बिट की बात करें तो वहां पर ये कितने बाइट लेगा, 2 बाइट लेगा। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ए में किसी भी तरह का कोई चेंजेज नहीं होगा। तो जब आप यहां से इसको प्रिंट करवाओगे तो 2 प्रिंट हो जाएगा, और यहां से ए की वैल्यू क्या है, 5। तो क्या प्रिंट होगा, यहां से 5 ही प्रिंट होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाया जाता है, और बच्चों की मासूमियत के साथ में बहुत खेला जाता है। इस टाइप के एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं वो साइज ऑफ में क्या करेगा, लिख के देगा। और आमतौर पे हम सोचते हैं कि हाँ ए प्लस प्लस का मतलब है ए की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और क्या प्रिंट होने वाला है, 6 प्रिंट होने वाला है। जबकि ऐसा नहीं है, यहाँ से जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, 5 ही रहेगी, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेज नहीं होगा। बाकी साइज ऑफ ऑपरेटर को आप 3 तरीके से जैसे यूज करना है आप उस तरीके से क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। आप चाहो तो सीधा डेटा टाइप लिख दीजिए, चाहो तो वेरिएबल लिख दीजिए, चाहो तो कोई एक्सप्रेशन लिख दीजिए। बस जब आप डेटा टाइप लिखोगे तो उस केस में आपको क्या करना है, पैरेंथेसिस यहाँ पर कंपलसरी होते हैं, नहीं तो वहां पर एरर आ जाती है। बाकी वेरिएबल और एक्सप्रेशन के केस में किसी भी तरह की कोई नीड नहीं है। तो जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे हमने मैन फंक्शन लिया, ए इंट बी प्लॉट, सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आप लिखते हैं प्रिंट एफ %d एंड साइज ऑफ ए।
printf % d and size of p। वेरिएबल के केस में ऑप्शनल होता है, पैरेंथेसिस नहीं लिखोगे तो भी काम हो जाएगा। printf % d and size of c। printf % d साइज ऑफ केयर। आप चाहो तो सीधा डेटा टाइप भी यहां पर मेंशन कर सकते हो। printf % d and size of plot। printf % d size of double। printf % d size of a। printf % d size of 23। printf % d size of 23.45। आगे हम लिखते हैं printf % d size of 23+5। printf % d and size of a plus I plus 2.5। ऐसा कोड हमने लिखा है और अब इसका आउटपुट हम देखते हैं कि आउटपुट क्या रहने वाला है। देखो साइज ऑफ ऑपरेटर का जो आउटपुट रहने वाला है वो टोटल केवल और केवल किस पे डिपेंड होता है, आर्किटेक्चर पे डिपेंड होता है। ये बात आपको समझनी चाहिए कि 16 बिट आर्किटेक्चर पे आप कर रहे हैं तो वहां पर जो आपके वेरिएबल होते हैं वो मेमोरी अलग तरीके से ऑक्यूपाई करते हैं। मतलब वहां पर आमतौर पर इंटीजर 2 बाइट का होता है, जबकि 32 बिट कंपाइलर में जो आपका इंटीजर होता है वो 4 बाइट का होता है। जब आप 16 बिट में शॉर्ट इंट लिखते हो तो शॉर्ट इंट वहां पर 2 ही बाइट लेता है, जबकि आप 32 बिट आर्किटेक्चर में शॉर्ट इंट लिखते हो तो वहां पर आपका जो इंटीजर वहां 4 बाइट का होता है, शॉर्ट इंट लिखते हो वो 2 बाइट ऑक्यूपाई करने लग जाता है। ऐसे जब आप 16 बिट आर्किटेक्चर कंपाइलर में लॉन्ग इंट लिखते हो तो वहां पर वो 4 बिट बाइट ऑक्यूपाई करने लग जाता है, जबकि 32 बिट आर्किटेक्चर में जब आप लॉन्ग इंट लिखते हो तो भी वो 4 बाइट ही लेता है। हाँ, लॉन्ग इंट जब आप लिखते हो तब वो वहां पर 8 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करने लग जाता है। तो यहाँ पर आपने 3 वेरिएबल बनाए हैं, ए बी और सी। फिलहाल तीनों में क्या है, गार्बेज है, ए बी और सी, लेकिन ए का नेचर कैर है, बी का नेचर इंट है और फ्लोट का नेचर यहाँ पर क्या है, सी है। यहाँ पर अभी जो हम सी देख रहे हैं वो 16 बिट को आप बेस मान लीजिए कि किसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, 16 बिट आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने लिखा साइज ऑफ ए। बताओ ए का नेचर क्या है, कैर, और कैर मेमोरी में कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, 1। तो यहाँ से क्या प्रिंट हो जाएगा, 1। बी का नेचर क्या है, इंटीजर, मेमोरी में कितने बाइट, 2 बाइट। सी का नेचर क्या है, फ्लोट, मेमोरी में कितने बाइट, 4 बाइट। उसके बाद आपने सीधा सीधा यहाँ पर डेटा टाइप लिख दीजिए, कोई बात नहीं है, आपने लिख दिया साइज ऑफ कैर। कैर टाइप का जो डेटा टाइप है मेमोरी में कितने बाइट, 1 बाइट, फ्लोट 4 बाइट, डबल यहाँ से 8 बाइट। फिर उसके बाद आपने लिखा है यहाँ पर साइज ऑफ, सिंगल कोट्स में ए लिखा, मतलब आपने कैरेक्टर कांस्टेंट लिखने की कोशिश की है। लेकिन ध्यान रखना C++ जैसी लैंग्वेज में जो कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं उसको इंटीजर की तरह ट्रीट किया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे आपने कोई कैरेक्टर कांस्टेंट लिखा उसी टाइम पे वो प्रमोट होकर उसकी आज की वैल्यू आ जाएगी, और जब आज की वैल्यू आ जाएगी तो इस ए की जगह क्या आ जाएगा, 65। और 65 किस टाइप की वैल्यू है, इंट टाइप की वैल्यू है। तो यहाँ से ये 1 रिटर्न ना करके क्या रिटर्न करेगा, यहाँ से 2 रिटर्न करेगा। साइज ऑफ इंट 23 इंट टाइप की वैल्यू है, टू साइज ऑफ 23.45। एक और चीज ध्यान रखना, C++ जैसी लैंग्वेज में जो आपका रियल नंबर होता है उसको बाय डिफॉल्ट डबल की तरह ट्रीट किया जाता है। रियल नंबर को बाय डिफॉल्ट डबल की तरह ट्रीट किया जाएगा। और डबल मेमोरी में कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, 8 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हाँ, अगर आप ये चाहते हो कि नहीं मुझे 23.45 को फ्लोट की तरह ही ट्रीट करवाना है तो फिर आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, printf %d एंड साइज ऑफ 23.45, और इसके सफिक्स में आपको f लिखना पड़ेगा। अब सफिक्स में आप स्मॉल f भी लिख सकते हो और कैपिटल F भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां से क्या मिलेगा आपको, 4 यहां से मिलेगा, क्योंकि अब आपने एक्सप्लिसिटली ये बोला है कि नहीं ये किस टाइप की वैल्यू है, फ्लोट टाइप की वैल्यू है। फिर आपने 23.5 आपने लिखा है। जब 23.5 आपने लिखा है तो 23 भी इंटीजर, 5 भी इंटीजर, तो
इस एक्सप्रेशन को जब इवेल्युएट किया जाएगा तो इसका फाइनल रिजल्ट किस फॉर्म में आने वाला है, इंटीजर की फॉर्म में आने वाला है। तो ये मेमोरी में कितने बाइट, 2 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। अब यहाँ से ये है तो ये तो इंटीजर हो जाएगा 2 बाइट, यहाँ से ये आपका 5 है, ये भी इंटीजर, और 2.5 ये आपका डबल, तो ये 8 है। तो इस एक्सप्रेशन का जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो किस फॉर्म में आने वाला है, डबल की फॉर्म में आने वाला है। मतलब यहाँ से क्या रिटर्न होगा, ये 8 रिटर्न होगा। यहाँ से ओवरऑल रिजल्ट देखते हैं कि इस एक्सप्रेशन का जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, डबल की फॉर्म में आएगा, और डबल मेमोरी में कितने बाइट लेगा, 8 बाइट लेगा। तो 8, हाँ, अगर आप इसको फ्लोट की तरह ट्रीट करवाना तो फिर आपको ऐसा कुछ लिखना था। अब यहाँ से क्या रिटर्न कर देगा, ये 4 रिटर्न कर देगा इस तरीके से। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। मैं एक कोड और लिख के देता हूं आपको, इस बार आप उसका आउटपुट बताने की मुझे कोशिश कीजिए। %d साइज ऑफ 36 प्लस 5। और फिर एक और कोड लिख रहे हैं हम, printf %d एंड साइज ऑफ 36 प्लस 5। बताइए इन दोनों का आउटपुट क्या रहने वाला है, एक समान रहने वाला है या अलग अलग रहने वाला है। देखो, पहले वाले में आपने लिखा है साइज ऑफ, बारीकी को समझना, यहां से ये छोटे छोटे ग्लिच में वो फंसा देता है आपको। साइज ऑफ 36 प्लस 5, यहाँ पर कितने ऑपरेटर इन्वॉल्व है, तो आप कहोगे यहाँ पर 2 ऑपरेटर इन्वॉल्व है। पहला आपका साइज ऑफ ऑपरेटर है और दूसरा आपका एडिशन वाला ऑपरेटर है। अब साइज ऑफ और एडिशन में प्रायोरिटी ज्यादा किसकी है, तो आप कहोगे कि साइज ऑफ की प्रायोरिटी ज्यादा है, क्योंकि साइज ऑफ आपका यूनिरी ऑपरेटर है, और यूनिरी ऑपरेटर जितने भी है वो लेवल 2 पे बैठे हैं। तो यहाँ से साइज ऑफ की जो प्रायोरिटी है वो ज्यादा है। इसका मतलब है कि इसको कुछ इस तरीके से इवेल्युएट किया जाएगा, साइज ऑफ 36 प्लस 5। अब चूंकि जो आपका साइज ऑफ ऑपरेटर है वो तो कंपाइल टाइम ऑपरेटर है, तो कंपाइलेशन के टाइम पे साइज ऑफ 36 की जगह क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा। ठीक है, अगर 16 बिट आर्किटेक्चर का यूज कर रहे हैं, और उसके बाद +5, तो जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो 2 + 5 कितना, यहां से क्या प्रिंट करेगा, ये 7 प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट कर देगा, ये 7 प्रिंट कर देगा। यहाँ पर आपने बोला साइज ऑफ 36 + 5, यहाँ पर आपने एक्सप्रेशन लिखी, यहाँ एक्सप्रेशन नहीं थी, यहाँ पर क्या था आपका इंटीजर लिटरल, और उसके साथ में आपने 5 को क्या किया था, ऐड किया था। तो यहाँ से 36 + 5 जो भी इसका रिजल्ट आएगा, लेकिन वो 100% की फॉर्म, किस फॉर्म में आएगा, इंटीजर की फॉर्म में आएगा। और इंटीजर मेमोरी में कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, 2 बाइट मेमोरी यहाँ पर वो इंटीजर में ऑक्यूपाई करेगा। तो यहाँ से इसका रिजल्ट जो आएगा वो क्या देखने को मिलेगा, हमें 2 देखने को मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाली बात भी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ये स्पेशल केस होते हैं, ऐसी छोटी छोटी बारीकियों का हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगला जो ऑपरेटर आता है वो आता है हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। लिख लीजिए कुछ बातें जिससे आपको ध्यान में रहे, याद भी रहे। डी प्लस प्लस ऑपरेटर इज कॉल्ड इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एंड माइनस माइनस ऑपरेटर इज कॉल्ड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, जो प्लस प्लस वाला जो सिंबल है उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और जो माइनस माइनस वाला जो सिंबल है उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीज द ऑपरेंड वैल्यू बाई 1, ऑपरेंड वैल्यू
पाई 1 जो भी ऑपरेंड के साथ में यूज होगा उस ऑपरेंड की वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा। और जो आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीज द ऑपरेंड वैल्यू बाई 1, ये क्या करेगा, आपके ऑपरेंड की वैल्यू को 1 से क्या कर देगा, कम कर देगा। और जो आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं वो दो फॉर्म में यूज होते हैं, यूज इन टू फॉर्म्स। कितनी फॉर्म्स में इनको यूज किया जाता है, दो फॉर्म्स में इनको यूज किया जाता है। पहली वाली जो फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स फॉर्म। क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स फॉर्म। और जो दूसरी वाली जो फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं पोस्टफिक्स फॉर्म। ठीक है, प्री का मतलब पहले होता है, पोस्ट का मतलब बाद में होता है। तो कौन पहले, ऑपरेटर पहले, उसके बाद ऑपरेंड। कौन बाद में, ऑपरेटर बाद में। तो पहले क्या आ जाएगा, आपका ऑपरेंड आ जाएगा। तो जब आप प्रीफिक्स फॉर्म में इसको लिखोगे तो इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहां पर ऑपरेटर लिखना है, और ऑपरेटर के बाद में आप क्या लिखोगे, यहां पर ऑपरेंड लिखोगे। क्योंकि कौन सा फॉर्म है, प्रीफिक्स फॉर्म है, तो प्रीफिक्स फॉर्म में पहले ऑपरेटर आएगा, उसके बाद आपका ऑपरेंड आएगा। और पोस्टफिक्स फॉर्म में पहले आपका ऑपरेंड आएगा और ऑपरेंड के बाद में क्या आएगा, आपका ऑपरेटर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक वेरिएबल बना रखा है ए, और मान के चलो कि उसमें वैल्यू आपने दे रखी है 5। तो कौन सी फॉर्म में यूज कर रहे हो आप इसको, प्रीफिक्स फॉर्म में यूज कर रहे हो। तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑपरेटर। मान के चलो आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हो, तो आपने लिखा प्लस प्लस ए, और फिर मान के चलो आपने डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया तो आपने लिखा माइनस माइनस ए। ऐसे ही अगर आपने यहाँ पर एक वेरिएबल बना रखा है ए, और उसकी वैल्यू भी आपने 5 दे रखी है, तो पोस्टफिक्स फॉर्म में यूज करो तो सबसे पहले क्या आएगा, आपका ऑपरेंड। तो ऑपरेंड क्या आपके पास ए, उसके बाद मान के चलो आपने लिखा प्लस प्लस और ए माइनस माइनस। एक चीज और ध्यान रखना, जो आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं वो केवल और केवल वेरिएबल के साथ में क्या होते हैं, यूज में लिए जाते हैं। क्यों वेरिएबल के साथ में यूज लिए जाते हैं, इस बात का मतलब इस स्टेटमेंट से समझ में आएगा। जो आपने प्लस प्लस ए लिखा है ना, ये जो प्लस प्लस ए होता है वो किसके बराबर होता है, ए असाइन ए प्लस 1 के बराबर होता है। और जो आपने माइनस माइनस ए लिखा है इसका मतलब होता है ए असाइन ए माइनस 1। सिमिलरली ए प्लस प्लस भी किसके बराबर होता है, ए असाइन ए प्लस 1 के बराबर होता है। और ए माइनस माइनस भी किसके बराबर होता है, ए असाइन ए माइनस 1 के बराबर होता है। तो जब आप कहीं पर भी प्लस प्लस ए या ए प्लस प्लस लिखते हो, अभी इनकी बारीकी समझ लेंगे कि इनका डिफरेंस क्या है। फिलहाल ये समझ लीजिए कि प्लस प्लस ए और ए प्लस प्लस अगर ये सिंगल कहीं पर लिखे हुए हैं तो फिर इनमें कोई फर्क नहीं है। ये भी ए की वैल्यू को 1 से बढ़ाएगा और ये भी ए की वैल्यू को 1 से बढ़ाएगा। ध्यान रखना, ए प्लस 1 और ए असाइन ए प्लस 1 इन दोनों में फर्क होता है। जब आप ए प्लस 1 होता है तो इसका मतलब होता है जो भी ए की वैल्यू है उसमें एक ऐड कर दीजिए, और इसका मतलब है जो भी ए की वैल्यू है उसमें एक ऐड कर दीजिए और वापस से क्या कर दीजिए, ए को अपडेट कर दीजिए। तो जब आप प्लस प्लस ए लिखते हो तो इसका मतलब है ए असाइन ए प्लस 1, ए की वैल्यू को परमानेंटली क्या कर दीजिए, 1 से बढ़ा दीजिए। और जब आप माइनस माइनस ए या ए माइनस माइनस लिखते हो तो इसका मतलब है कि ए की वैल्यू को आप परमानेंटली 1 से क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। जब आप ऐसा स्टेटमेंट लिखते हो तो इसका मतलब है कि असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में वेरिएबल आने वाला है और वो उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है। इसलिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमेशा केवल और केवल किसके साथ काम करते हैं, केवल और केवल वेरिएबल के साथ में ही काम करते हैं। आप चाहो तो इस लाइन को लिख लीजिए कि वी कैन नॉट यूज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर विथ लिटरल कांस्टेंट एंड एक्सप्रेशन। हम इनके साथ में कभी भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इस बात का मतलब आपको समझ में आ गया कि वहां पर वैल्यू हमेशा क्या होती है, परमानेंटली अपडेट होती है। और जब वैल्यू परमानेंटली अपडेट होती है तो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में वो वेरिएबल आएगा, और लिटरल कांस्टेंट और एक्सप्रेशन के साथ में ऐसा नहीं होगा। जैसे मान के चलो आपने ऐसा लिखा कि 15 प्लस प्लस, अब 15 प्लस प्लस लिखा तो इसका मतलब क्या है, 15 असाइन 15 प्लस 1, ये तो इसका मतलब हुआ। क्या ऐसा लिखा जा सकता है, नहीं, ऐसा नहीं लिखा जा सकता। इसलिए आप कभी भी इसको यूज नहीं कर सकते हो। मान के चलो आपने पाई नाम का कांस्टेंट बना रखा है और आप लिखते हो पाई प्लस प्लस, क्या आप ऐसा लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका मतलब है कि पाई असाइन पाई प्लस 1
और चूंकि पाई एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की वैल्यू को कभी भी बदला नहीं जा सकता, तो ये भी क्या है, एरर है। ठीक है, इसे भूल मत जाना, पाई को हमने अज्यूम किया है कि पाई इज ए कांस्टेंट। अभी कैसे बना होगा, जब कांस्टेंट बनाना सीखेंगे तब हम सीख जाएंगे कि कांस्टेंट कैसे बनाते हैं। और मान के चलो आपने लिखा a प्लस बी प्लस प्लस, ऐसा भी आप नहीं लिख सकते क्योंकि इसका मतलब भी क्या माना जाएगा, a प्लस बी असाइन a प्लस बी प्लस वन, यही तो इसका मतलब माना जाएगा। और असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में क्या कभी कोई एक्सप्रेशन आती है, नहीं, तो ये भी क्या है, हमारे पास एरर है, हम ऐसा नहीं लिख सकते। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो जो आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होगा वो दो फॉर्म में यूज किया जाएगा, प्रीफिक्स फॉर्म में और पोस्टफिक्स फॉर्म में। जब ये इंडिविजुअली इस तरीके से लिखे हुए होते हैं तब कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स हो जाए। अगर इंक्रीमेंट है तो वो ऑपरेंड की वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा, और अगर वो डिक्रीमेंट है तो वो ऑपरेंड की वैल्यू को 1 से कम कर देगा। लेकिन अगर ये किसी एक्सप्रेशन के साथ में आते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में आते हैं, तब इनका रोल बदल जाता है, प्रीफिक्स फॉर्म में और पोस्टफिक्स फॉर्म में। प्रीफिक्स फॉर्म में पहले वैल्यू क्या होती है, अपडेट होती है, और उसके बाद अपडेटेड वैल्यू को यूज किया जाता है। मैं एग्जांपल से समझाता हूं इस बात को। इन प्रीफिक्स फॉर्म फर्स्ट वैल्यू इज अपडेटेड, देन अपडेटेड वैल्यू इज यूज। एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। जैसे मान के चलो आपने एक वेरिएबल बना रखा है a जिसको वैल्यू दी है 5, और दूसरा वेरिएबल आपने बनाया है b, और फिर आप लिखते हो b असाइन प्लस प्लस a, क्योंकि कौन सा वाला फॉर्म आपका प्रीफिक्स फॉर्म है। तो प्रीफिक्स फॉर्म में पहले वैल्यू को क्या किया जाता है, अपडेट किया जाता है। तो यहां से पहले a की वैल्यू को बढ़ाया जाएगा। तो अभी a की वैल्यू क्या है 5, और b की वैल्यू क्या है, फिलहाल गार्बेज है। तो यहां से पहले a की वैल्यू को 1 से बढ़ाया जाएगा। अभी क्या है 5, 5 से क्या हो जाएगी 6, और उसके बाद अपडेटेड वैल्यू को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो यहां से b की वैल्यू भी क्या होगी, 6 होगी। तो इस वाले केस में जब आप a और b की वैल्यू को प्रिंट करवाओगे, तो ए और बी की वैल्यू को जब आप प्रिंट करवाओगे तो यहां से क्या प्रिंट होने वाला है, 6 यहां से प्रिंट होने वाला है। अगर आप इसको पोस्टफिक्स फॉर्म में यूज करते हो, इन पोस्टफिक्स फॉर्म फर्स्ट करंट वैल्यू इज यूज, देन अपडेट दी वैल्यू। सबसे पहले क्या किया जाएगा, करंट वैल्यू को यूज किया जाएगा, और उसके बाद वैल्यू को क्या किया जाएगा, यहां से अपडेट किया जाएगा। जैसे मान के चलो आपने लिखा है इंट ए असाइन 5 एंड बी, और फिर आप स्टेटमेंट लिखते हो बी असाइन ए प्लस प्लस, और फिर आपने लिखा प्रिंट एफ परसेंट डी, और उसके बाद आपने ए और बी की वैल्यू को क्या करवा लिया, यहां से प्रिंट करवा लिया। तो ये कौन सा फॉर्म था आपका, प्रीफिक्स फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है आपका, पोस्टफिक्स फॉर्म। तो पोस्टफिक्स फॉर्म में क्या होगा, सबसे पहले करंट वैल्यू को यूज किया जाएगा। तो अभी ए की वैल्यू क्या है 5, और बी में फिलहाल क्या है गार्बेज। आपने लिखा बी असाइन ए प्लस प्लस, प्रीफिक्स की पोस्टफिक्स, तो आपका जवाब होगा पोस्टफिक्स। तो पोस्टफिक्स में पहले करंट वैल्यू को यूज किया जाएगा। तो अभी ए की वैल्यू क्या है 5, तो 5 को यूज किया जाएगा, दैट मींस बी में वैल्यू क्या आ जाएगी 5, और उसके जस्ट इमीडिएट बाद ए की वैल्यू को 1 से बढ़ा दिया जाएगा, और ए की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी 6। तो जब आप यहाँ से ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करवाओगे तो ए की वैल्यू क्या प्रिंट होने वाली है 6, और बी की वैल्यू क्या प्रिंट होने वाली है, यहाँ से 5 प्रिंट होने वाली है। अब यहाँ पर आपने इंक्रीमेंट का यूज किया, आप चाहो तो यहाँ पर डिक्रीमेंट का यूज कर सकते हो। जब आप डिक्रीमेंट का यूज करोगे तो ऑब्वियसली वैल्यू क्या होगी आपकी 1 से कम हो जाएगी। तो ये रोल होता है प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स फॉर्म में। तो अभी अभी हमने देखा कि हमने कुछ इस टाइप के एक्सप्रेशन लिखे थे, इंट ए असाइन 5 और बी, और फिर हमने स्टेटमेंट लिखा था बी असाइन प्लस प्लस ए, और फिर हमने एक स्टेटमेंट लिखा था बी असाइन ए प्लस प्लस। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये ए असाइन ए प्लस वन एंड बी असाइन ए,
इन्हीं तो स्टेटमेंट के बराबर तो है। अरे भैया, जब आप प्रीफिक्स फॉर्म में यूज करते हो तो सबसे पहले आप ए की वैल्यू को 1 से बढ़ाते हो। यस, आपने ए की वैल्यू को 1 से बढ़ा दिया और उसके बाद बढ़ी हुई ए की वैल्यू आपने किसको दे दी? बी को दे दी। दैट मीन्स ये जो लाइन आपने लिखी है वो इन दोनों स्टेटमेंट के बराबर है। सिमिलरली जब आपने ऐसा कुछ लिखा तो इसका मतलब है कि बी असाइन ए, सबसे पहले ए की करंट वैल्यू किसको दे दो? बी को दे दो और फिर आप ए की वैल्यू को क्या कर दीजिए? 1 से बढ़ा दीजिए। तो ये इस लाइन का क्या होता है? मीनिंग होता है। मैं एक सेपरेट कोड लिखता हूं, ठीक है, वहां से आप आउटपुट फाइंड आउट करने की कोशिश करना। एक बार आप कॉपी पेन उठाइए और इन दोनों प्रिंट टाइप से क्या रिजल्ट आने वाला है ये एक बार आप लिखिए। उम्मीद है आपने किया होगा। तो 4 वेरिएबल हमने यहां पर बनाए हैं, ठीक है, समझना बात को। यहां से पूरी पिक्चर अब हमें क्लियर हो जाएगी। 4 वेरिएबल आपने बनाए हैं, ए, बी, सी और डी। फिलहाल ए को डिक्लेरेशन के टाइम पे आपने वैल्यू 2 दी है, बी को आपने वैल्यू 4 प्रोवाइड करवाई है और सी और डी में फिलहाल गार्बेज रखा हुआ है। फिर आपने लिखा ए प्लस प्लस। देखो अभी अभी हमने सीख के आए हैं कि जब ये इंडिविजुअली कहीं पर लिखे हुए होते हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपने प्लस प्लस ए लिखा है या ए प्लस प्लस लिखा है। जब आपने ए प्लस प्लस लिखा है तो भी वो ए की वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा और अगर आपने प्लस प्लस ए लिखा है तो भी वो क्या करेगा? ए की वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा। तो इसका मतलब है ए की जो भी वैल्यू उसको 1 से बढ़ा, तो फिलहाल ए की वैल्यू क्या है? 2, तो 1 से बढ़ के कितनी हो जाएगी? 3। फिर बी माइनस माइनस, इसका मतलब है बी की वैल्यू को 1 से कम कर दीजिए। फिलहाल बी की वैल्यू क्या है? 4, तो 1 कम होकर कितनी हो जाएगी? यहाँ से 3 हो जाएगी। फिर आपने लिखा सी असाइन ए माइनस माइनस। बताओ प्रीफिक्स की पोस्ट फिक्स, तो आपका जवाब होगा पोस्ट फिक्स। तो पोस्ट फिक्स में पहले वैल्यू यूज होगी, पहले वैल्यू क्या होगी? यूज होगी, उसके बाद अपडेशन वाला काम होगा। तो अभी ए की वैल्यू क्या है? 3, तो 3 किसको मिल जाएगा? सी को। और उसके बाद ए की वैल्यू 1 से कम होकर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। फिर आपने बोला डी असाइन माइनस माइनस बी, प्रीफिक्स की पोस्ट फिक्स, तो आप बोलोगे प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स में पहले अपडेशन वाला काम होगा। अभी बी की वैल्यू क्या है? 3, 1 से कम होकर क्या हो जाएगी? 2, और फिर अपडेटेड वैल्यू किसको मिलेगी? डी को। तो अभी बी की वैल्यू क्या है? 2, तो डी की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? यहाँ से 2 मिल जाएगी। फिर आपने बोला प्लस प्लस बी, अभी सेपरेट स्टेटमेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। अभी बी की वैल्यू क्या है? 2, तो 1 से बढ़ के कितनी हो जाएगी? यहाँ से 3 हो जाएगी। और उसके बाद आपने 4 बार परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करके एबीसीडी की वैल्यू को प्रिंट करवाया, मतलब 2 3 3 2, ऐसा रिजल्ट यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। फिर आपने बोला बी प्लस प्लस, मतलब बी की वैल्यू को 1 से बढ़ा दो। अभी क्या है? 3, 1 से बढ़ के क्या हो जाएगी? 4, माइनस माइनस ए की वैल्यू को 1 से कम कर दो, 2 से कम होके क्या हो जाएगी? 1। फिर आपने बोला डी असाइन प्लस प्लस ए, प्रीफिक्स की पोस्ट फिक्स, तो आपका जवाब होगा कि साहब प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स में पहले अपडेशन वाला काम होगा। जो भी ए की वैल्यू अभी है उसको 1 से बढ़ा दो, तो 1 से बढ़ेगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, और फिर 2 किसको मिल जाएगा? डी को। तो डी की नई वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से 2 हो जाएगी। फिर आपने बोला ए प्लस प्लस, मतलब ए की वैल्यू को 1 से बढ़ा दो। अभी क्या है? 2, तो बढ़ के कितनी हो जाएगी? 3। फिर आपने बोला सी असाइन बी प्लस प्लस, प्रीफिक्स की पोस्ट फिक्स, पहले वैल्यू को यूज करो। अभी बी की वैल्यू क्या है?
4, तो 4 किसको दे दो? सी को। तो सी की नई वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, और उसके बाद बी की वैल्यू को 1 से बढ़ा दो, कितनी हो जाएगी? 5। फिर आपने बोला प्लस प्लस बी, मतलब बी की जो भी वैल्यू उसको 1 से बढ़ा दो, बी की वैल्यू क्या है? 5, 1 से बढ़ के क्या हो जाएगी? 6। और अगेन आपने 4 बार परसेंट % फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करके एबीसीडी की वैल्यू को प्रिंट करवाया, तो इस बार ए की वैल्यू क्या प्रिंट होने वाली है? 3, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 4 एंड डी की वैल्यू यहाँ से 2 प्रिंट होने वाली है। तो ये एक राम कहानी थी हमारे पास किसकी? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की, जहां पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम होता है ऑपरेंड की वैल्यू को 1 से बढ़ाना, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का काम होता है ऑपरेंड की वैल्यू को 1 से कम करना। हमेशा किसके साथ में यूज होते हैं? ये वेरिएबल के साथ में ही यूज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वैल्यू का जो चेंजेस होते हैं वो परमानेंटली चेंजेस होते हैं। दो तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स की फॉर्म में। जब ये बिना एक्सप्रेशन के साथ में कहीं पर आते हैं तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रीफिक्स हो या पोस्टफिक्स। अगर इंक्रीमेंट है तो वैल्यू 1 से बढ़ा देगा, और डिक्रीमेंट है तो वैल्यू 1 से कम कर देगा। लेकिन अगर ये एक्सप्रेशन के साथ में आते हैं तो उस केस में अगर प्रीफिक्स होता है तो प्रीफिक्स में पहले वैल्यू का अपडेशन होता है, फिर अपडेटेड वैल्यू काम में ली जाती है। जबकि पोस्टफिक्स में पहले करंट वैल्यू को काम में लिया जाएगा, उसके बाद वैल्यू को क्या किया जाएगा? अपडेट किया जाएगा। अब याद होगा आपको, जब हमने ऑपरेटर की प्रायोरिटी को डिस्कस किया था तब हमने देखा था कि जो पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं, इनके प्रायोरिटी प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर से ज्यादा होती है। या मैं यूं कहूं कि जो आपका पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो प्रायोरिटी के लेवल 1 पे बैठा होता है, यानी वो आपका पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट, डॉट और एरो के साथ में वहां पर बैठा होता है, उसी लेवल पे बैठा होता है। बाकी जो आपका प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो आपका यूनरी ऑपरेटर के साथ में बैठा होता है। तो इस बात को हम एक बार समझते हैं कि इसके मायने क्या है। आप लिख भी लीजिए, और प्रायोरिटी ऑफ पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट एंड पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर is higher than prefix increment and prefix decrement। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि इनकी प्रायोरिटी ज्यादा है या कम? मैं एग्जांपल से इस बात को समझाता हूं। मान के चलो आपने ये मैन फंक्शन लिया है और यहां से एक वेरिएबल लिया आपने a, जिसकी वैल्यू आपने लिखी है 5, b की वैल्यू आपने लिखी है यहां से 8, और एक और वेरिएबल बनाया आपने c। और फिर आप स्टेटमेंट लिखते हो c असाइन a माइनस माइनस b। अलग से लिख देता हूं, printf %d a b and c। दूसरा कोड लिख रहा हूं, int a assign 5, a assign 5, b assign 8 and c assign a। ठीक है, ध्यान रखना यहां पर भी कोई स्पेस नहीं है, यहां पर भी किसी भी तरह का कोई स्पेस नहीं है। printf %d a b and c। एक और कोड लिख देता हूं यहां पर, a assign 5, b assign 8 and c assign a plus minus minus b। printf %d a b and c। ऐसे स्टेटमेंट यहां पर लिखे हुए हैं, और अब हमें इन तीनों का आउटपुट बताना है कि आउटपुट आएगा तो क्या आएगा, या कोई एरर है तो किसी भी तरह की कोई एरर है क्या। देखो अभी अभी हमने सीखा है कि जो हमारा पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है उसकी प्रायोरिटी प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर से ज्यादा होती है। यहां पर आपने 3 वेरिएबल बनाए, पहला वेरिएबल ए जिसको डिक्लेरेशन के टाइम पे 5 दिया है, दूसरा वेरिएबल बी जिसको डिक्लेरेशन के टाइम पे आपने 8 दिया है, और तीसरा वेरिएबल सी है जो फिलहाल अनइनिशियलाइज वेरिएबल है। उसके बाद आपने स्टेटमेंट लिखा है सी असाइन। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूँ इस स्टेटमेंट को, सी असाइन ए
विदाउट स्पेस 3 टाइम माइनस बी, इस तरीके से आपने लिखा है, ठीक है। तो पहला जवाब तो ये हो सकता है कि इस टाइप के एक्सप्रेशन आप नहीं लिख सकते। दूसरा जवाब ये हो सकता है कि यहाँ पर 2 बार जो माइनस आ रहा है उसको तो हम क्या मान लें, डिक्रीमेंट मान लें, और 1 बार जो माइनस आ रहा है उसको हम क्या मान लें, सब्ट्रैक्शन मान लें, ठीक है। तो जब ऐसा करेंगे तो उसकी भी 2 सिचुएशन हो सकती है कि या तो हम इसको इस तरीके से माने, ठीक है, या हम इसको इस तरीके से माने। तो सिचुएशन है हमारे पास में कि या तो इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट ही ना किया जाए, ठीक है, एरर आ जाए, ठीक है। और दूसरा केस ये हो सकता है कि हम इसको ए को डिक्रीमेंट मान ले, ए को सब्ट्रैक्शन मान ले। अब जब ए को डिक्रीमेंट और सब्ट्रैक्शन मानेंगे तो 2 पॉसिबिलिटी हमारे साथ आएगी कि डिक्रीमेंट को ए के साथ में रखा जाए या डिक्रीमेंट को बी के साथ में रखा जाए। तो अब यहां से ये प्रॉपर्टी काम में आएगी, प्रायोरिटी वाली। अब प्रायोरिटी ज्यादा किसकी है, तो आपका जवाब होगा कि प्रायोरिटी ज्यादा किसकी है, यहाँ पर पोस्ट फिक्स की प्रायोरिटी ज्यादा है। और जब पोस्ट फिक्स की प्रायोरिटी यहाँ पर ज्यादा है तो इसका मतलब है कि इस स्टेटमेंट को कुछ इस तरीके से बाइंड किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहां से जब ये बाइंड होगा तो ये तो किस फॉर्म में बाइंड होगा, प्रीफिक्स के फॉर्म में बाइंड होगा, और यहां से जब ये बाइंड होगा तो पोस्टफिक्स की फॉर्म में। अब पोस्टफिक्स की प्रायोरिटी ज्यादा होती है तो इसको इस तरीके से बाइंड किया जाएगा, और जब इस तरीके से इसको बाइंड किया जाएगा तो इसका मतलब होगा सी असाइन ए माइनस माइनस प्रीफिक्स की पोस्टफिक्स। तो पोस्टफिक्स में पहले करंट वैल्यू को यूज करेंगे। अभी करंट वैल्यू क्या है, ए की 5, तो 5 को हमने यूज किया, उसी टाइम पे ए की वैल्यू 1 से कम होकर कितनी होगी, 4, माइनस बी की वैल्यू क्या है 8, 5 माइनस 8 -3, -3 किस में चला जाएगा, सी में। तो सी की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास -3। और जब यहां से हम ए बी सी को प्रिंट करवाएंगे तो ए की वैल्यू क्या प्रिंट होने वाली है 4, बी की वैल्यू क्या प्रिंट होने वाली है 8, और सी की वैल्यू क्या प्रिंट होने वाली है -3, यहां से प्रिंट होने वाली है। सेम केस यहां पर है कि सी असाइन ए ट्रिपल प्लस बी। अभी हमें समझ में आ गई ये बात कि पोस्ट फिक्स की प्रायोरिटी ज्यादा है तो इसको किस तरीके से बाइंड किया जाएगा, सी असाइन ए प्लस 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 बी, इस तरीके से इसको बाइंड किया जाएगा। तो इसको जब आके सोल्व करेंगे तो बताओ ए की वैल्यू, ऑब्वियसली ए की जो करंट वैल्यू है यहाँ पर वो 5 है, बी की 8 है, सी फिलहाल अनइनिशियलाइज्ड है। तो ए की करंट वैल्यू क्या है 5, और उसी टाइम पे ए की वैल्यू को 1 से बढ़ा के क्या कर दिया जाएगा 6, प्लस बी की वैल्यू क्या है 8, कितना हुआ 13, तो सी में क्या चला जाएगा आपका 13। और जब आप ए बी सी की वैल्यू को प्रिंट करवाओगे तो यहाँ से ए की वैल्यू 6 प्रिंट होगी, बी की वैल्यू यहाँ से 8 प्रिंट होगी, और सी की वैल्यू यहाँ से क्या प्रिंट हो जाएगी 13 प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद यहां पर आपने लिखा है ए असाइन 5, बी असाइन 8, 5, बी असाइन 8 एंड सी फिलहाल आपका एक अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल है। फिर आपने स्टेटमेंट लिखा है सी असाइन ए प्लस माइनस माइनस बी, इस तरीके का आपने स्टेटमेंट लिखा है। तो बताओ इसमें किसी भी तरह के पोस्ट फिक्स की कोई अपॉर्चुनिटी है क्या, नहीं, पोस्ट फिक्स की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इसको तो कैसे बाइंड किया जाएगा, सी असाइन ए प्लस माइनस माइनस बी, इसी तरीके से इसको बाइंड किया जाएगा, और कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन ही नहीं रही है। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 प्लस माइनस माइनस बी, किस फॉर्म में यूज हो रहा है, प्रीफिक्स में। पहले वैल्यू को क्या कर दो, अपडेट कर दो, माइनस माइनस, तो बी की वैल्यू 8 से कितनी हो जाएगी 7, 5 प्लस 7 12, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। यहाँ से ए को प्रिंट करवाओगे 5, बी को प्रिंट करवाओगे 7, और सी को प्रिंट करवाओगे यहाँ से 12 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को देख सकते हैं कि जो प्रायोरिटी होती है वो पोस्ट फिक्स की क्या होती है, ज्यादा होती है। अब एक चीज ध्यान रखना कि कुछ समय पहले, ठीक है, आज से 2 4 5 साल पहले कुछ इस टाइप के सवाल आया करते थे कि इंट ए असाइन 2, बी असाइन 3, सी असाइन 4, डी असाइन 5, ई असाइन 6, ऐसा। और फिर लिखा हुआ होता था ए असाइन ए प्लस 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 बी प्लस माइनस माइनस सी प्लस डी माइनस माइनस प्लस ई प्लस 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 ई, ऐसे स्टेटमेंट आया करते थे, ठीक है। लेकिन आजकल ये स्टेटमेंट नहीं आते ऐसे, ठीक है। और अगर आ भी गए ना, ठीक है, तो 100% इसका जो सवाल होगा उसको क्या किया जाएगा, डिलीट ही किया जाएगा, क्योंकि हर एक कंपाइलर पे इसका जो आउटपुट आता है वो कैसा आता है, अलग अलग आता है। हाँ, अभी 16 बिट आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग आप मेरे को पूछोगे तो 16 बिट आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग मैं इसका सटीक जवाब दे दूंगा कि किसी भी 16 बिट आर्किटेक्चर कंपाइलर में आप इसको चलाइए, इसका आउटपुट जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से एक्यूरेटली आने वाला है। लेकिन अगर इसी स्टेटमेंट को मैं
32 बिट आर्किटेक्चर कंपाइलर पे चलाऊँगा, ठीक है? तो फिर इसका जो बिहेव होगा वो अनडिफाइंड बिहेव होगा, ठीक है? आउटपुट जो यहाँ से आने वाला है वो अलग-अलग तरीके से आने वाला है। तो इस टाइप के सवाल अब आम तौर पे नहीं पूछे जाते। इसमें भी 2 ज़ोन होते हैं। यहाँ पर जो इनिशियलाइज़ेशन हो रहा है ना, वो डिक्लेरेशन के बाद में हो रहा है, क्योंकि ए को आपने पहले डिक्लेयर कर दिया था, अब जो इनिशियलाइज़ेशन हो रहा है वो डिक्लेरेशन के बाद में हो रहा है। अब इसमें भी होता है कि इनिशियलाइज़ेशन डिक्लेरेशन के टाइम पे हो रहा हो, जैसे कि आपने ले रखा हो इंट ए असाइन 2, बी असाइन 3, सी असाइन 4, डी असाइन 5 और फिर आपने स्टेटमेंट लिखा रखा हो इंट ई असाइन ए प्लस 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 बी माइनस प्लस प्लस सी माइनस 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 डी, इस टाइप का स्टेटमेंट लिखा रखा हो। तो इसको जो काम करने का तरीका है वो फिर बदल जाता है कि डिक्लेरेशन के बाद में इनिशियलाइजेशन हो रहा है तो क्या होगा और डिक्लेरेशन के साथ में इनिशियलाइजेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, ठीक है? तो आपको इस टाइप की एक्सप्रेशन से अब आपको बचना चाहिए, ठीक है? पहली बात तो पूछा ही नहीं जाएगा और अगर बाय मिस्टेक गलती से किसी ने पूछ लिया, किसी बेवकूफ ने, बेवकूफ ही बोलेंगे अब तो उसको, ठीक है? तो फिर इस टाइप का सवाल जो होगा वो हमेशा क्या किया जाएगा? डिलीट ही किया जाएगा। तो ये कहानी थी हमारे पास किसकी? यूनरी ऑपरेटर की। अब हमारे पास ऑपरेटर की कैटेगरी में एक ऑपरेटर बच रहा है, समय बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है? बिटवाइज़ ऑपरेटर, तो बिटवाइज़ ऑपरेटर को हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अंत तक रुके, उसके लिए धन्यवाद आपका। फिर भी कोई शिकायत सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स की तरफ ज़रूर जाइए।